हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 219 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के साथ आपको जो क्वेश्चन है उसका व्याख्या भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने परिभाषा किया है? यह परिभाषा किसने दिया है या किसने इसको परिभाषित किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए गार्नर, बी ए गेटिल, सी ए गिलक्राइस्ट, डी ए बोदा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ये गार्नर महोदय का कथन है, गार्नर का, कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11 का, वो ए सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लीजिए इसका। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा, यह विचार जो दिए हैं गार्नर महोदय ने दिया है, यह विचार गार्नर ने प्रकट किया है। आगे है, राजनीतिक विज्ञान समाज का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य सामाजिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अध्यक्षात्मक वाली जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बताना है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, बी ए व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सी ए सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, डी ए निर्वाचकों के प्रति। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था में सरकार में कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है तथा उसे हटा भी सकता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली प्रचलित है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति 4 साल शासन करता है। वहाँ के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है और भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? भारतीय विदेश नीति का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ए सरदार पटेल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या देखिए। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए उन्होंने 1946 में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुट की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जाति भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत अस्तित्व में आया था, वह वर्ष बताना है कि भारतीय विदेश नीति का जो गुलजार सिद्धांत है वह किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए है 1998 में, ऑप्शन बी है 1997 में, ऑप्शन सी है 1996 में, ऑप्शन डी है 1999 में। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 1996 में। भारतीय विदेश नीति का जो गुलजार सिद्धांत 1996 में अस्तित्व में आया था। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत 1996 में अस्तित्व में आया। गुलजार सिद्धांत का मूल मंत्र यह है कि पहले पड़ोसी देशों में भारत का विश्वास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उसके बाद साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना चाहिए।
तो गुलजार सिद्धांत कब आया था? तो ये 1996 में अस्तित्व में आया था। और इस सिद्धांत का जो मूल मंत्र है वह है कि पहले पड़ोसी देशों में भारत, जो पड़ोसी देश है उसमें भारत पर विश्वास पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद क्या है, उसके साथ जितने भी विवाद हैं उनको बातचीत से सुलझाना चाहिए। इसी सिद्धांत पे देखते हैं अभी भी हमारा देश चल भी रहा है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन 15 है, कौन ये स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? यह कौन स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए है पायली, ऑप्शन बी है लिकाक, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है CF स्ट्रांग। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का? डी सही हो जाएगा, CF स्ट्रांग आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 15 नंबर का व्याख्या देख लीजिए। संविधान के महत्व के बारे में CF स्ट्रांग का मानना है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? यह किसका विश्वास है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम रहा है? तो ऑप्शन ए है राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत, बी है राज्य की उत्पत्ति का प्रसंविदा सिद्धांत, सी है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, डी है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण सही होगा। व्याख्या देख लीजिए इसका। एंगल्स के अनुसार राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है। ऐसे समाज भी रहे हैं जिन्हें राज्य नहीं था, ऐसे भी समाज रहे हैं जिनमें क्या था? राज्य नहीं था, जिनमें राज्य या सार्वजनिक शक्ति का कोई कल्पना ही नहीं थी। उसने स्पष्ट किया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौता के माध्यम से नहीं हुई है और न इसका निर्माण संपूर्ण समाज की इच्छा से हुआ है, बल्कि उसकी उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। ऐसा किसका मानना है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत का। और इसमें कौन प्रमुख विचारक है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स हैं। आगे, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रीय मुखी है क्योंकि, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वह केंद्रीय मुखी है क्योंकि ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, ऑप्शन बी है आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, सी है संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्विभाजन अथवा पुनर्गठन कर सकती है, डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर होगा। व्याख्या देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रीय मुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है और आपातकाल में केवल की शक्ति बहुत बढ़ जाती है तथा संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्विभाजन और पुनर्गठन कर सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है विधि मंत्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की जो मुख्य नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 124 बी में किया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, 124 बी में ये पूछा जाएगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श, जिनमें परामर्श करना आवश्यक समझते हैं, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। मतलब वो मुख्य न्यायाधीश से और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेंगे और परामर्श आवश्यक समझते हैं, उसी के अनुसार वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो आंसर आपका राष्ट्रपति होता है।
अगला है क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में बताया है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या है संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 से उच्च न्यायालय और तथा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार की रीटें क्या कर सकती है? जारी कर सकती है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? यह किसने कहा था कि संप्रभुता के जो सिद्धांत हैं उसको राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? ऑप्शन ए लिंडसे, बी ए लास्की, सी ए क्रैब, डी ए बार्कर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का? सी सही हो जाएगा। ये कथन क्रैब महोदय का है। क्रैब का कहना था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। राज्य के बहुलवादी सिद्धांत राज्य प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांतों का खंडन करते हैं, परंतु राज्य साथ ही राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था भी मानते हैं। राज्य प्रभुसत्ता के संदर्भ में होगो क्रैब ने कहा है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। तो किसने कहा है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा हुगो क्रैब ने कहा है। हुगो क्रैब ने कहा है कि राजनीति जो प्रभुसत्ता की धारणा है उसको राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी सही था और ए था उसका व्याख्या। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।